हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। पहली बार ये जो लाइव सेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उन पर आप लोगों से बात करूँ, होम्योपैथ से और पब्लिक से, ताकि जो भी मेरा अनुभव है मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि जो मेरा YouTube चैनल है उस पर सबकी अप्रोच होती नहीं है, सब उसको देखते भी नहीं हैं, तो एक बात सीमित दायरे तक रह जाती है। वहाँ तो मैं जैसे रेगुलर वीडियो पेशेंट के होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी होते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर मैं करता रहता हूँ। परंतु एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिन पे बहुत डिटेल में बात नहीं की जाती, पर वो हमारी लाइफ से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि उन पे हम बहुत छोटी छोटी बातें करनी होती हैं, और वो बहुत अर्जेंट टॉपिक होते हैं। जैसे आजकल कोविड की जो समस्या है ये चली हुई है, तो इस पे बात करने के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए। डॉक्टर्स ने मेरे को कुछ फ़ोन किए कि सर हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते। तो उनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ उसको मैंने वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके पब्लिक के सामने पेश किया कि ये हम कर सकते हैं, ताकि होम्योपैथ उस दिशा उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकें, जो भी मेरा अनुभव है उसके हिसाब से वो उपयोग कर सकें उसका। परंतु ऐसी अपडेट्स की जरूरत बार बार पड़ती है कि हमें बार बार ये सब बात करनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। तो फेसबुक लाइव मुझको एक अच्छा माध्यम लगा। अब कोविड-19 पे आज मैं बात करता हूँ, क्योंकि कोविड की जो समस्या है ये इसको वायरस कहा जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली मैं इसको नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि ये तो वैज्ञानिकों का काम है कि इसको लैब में टेस्ट करना कि वायरस है, बैक्टीरिया है, कौन सी स्ट्रेन है। तो जो जानकारी वहाँ से आती है हम उसी के आधार पे आगे चलते हैं। हम अपनी लैब हमारे पास होती नहीं है, ना हमारे पास वो सामर्थ्य होता है कि हम उसको टेस्ट करके कंफर्म करें या नकारें। तो उनकी जितनी भी रिपोर्ट हैं, जितनी भी जानकारी है, उसके आधार पे ही हमको अपने होम्योपैथी के हिसाब से फैसले करने होते हैं। या अब अगर ये जैसे कहा जा रहा है कि कोविड-19 ये एक वायरस है। अब जो भी मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के रूप में किसी को अपनी बात को रख रहा हूँ, या आगे मैं इसको किसी को डिनाई कर रहा हूँ। ये भी जो भी मेरा अनुभव है इस आध्यात्मिक रूप से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको सबको अधिकार है कि आप इसका खंडन भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट ना करें वो भी आपको अधिकार है। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो इस दिशा में हमको रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई आइसोलेटेड स्पीसीज नहीं है, वो संपूर्ण यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, तो उससे अलग नहीं है। तो इसको कोविड-19 को भी हमें समझने के लिए सिर्फ लैब की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत जब से सृष्टि बनी है तब के इतिहास से इसको समझना पड़ेगा, तभी इसकी हमें सही समझ आएगी। और खालिस ये कोई मेडिकल इशू नहीं है। ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, जो भी उन्होंने रिसर्च की, भाई चमगादड़ से आया है, ऐसे ह्यूमन कांटेक्ट से आपस फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, मेडिकली जो भी लक्षण है वो सब उन्होंने बता दिए, रिसर्च करके बता दिए, वो एक अलग किस्म का ज्ञान है। पर सोर्स क्या है, आखिर वायरस होते कहाँ हैं, हमारी इस सृष्टि के अंदर ये बने कैसे हैं, और क्यों आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। जो साइंटिफिक ज्ञान है कि ये जानवरों का से और ह्यूमन का कांटेक्ट बढ़ रहा है, कि चीनी लोग उसको खा रहे हैं ऐसे ऐसे जानवरों को, तो उनसे ये कंटेजियस होके फैल गया है।
कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो वो भी उनका अपना ज्ञान है, वो ठीक है उस दिशा में। पर बेसिक है कि वायरस है क्या, तो मैं उसको थोड़ा सा अपना जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जब सृष्टि बनी तो पहले तो कुछ था नहीं, उसके बाद सृष्टि बनी, शिव और सदाशिव की शक्ति जो है आदि शक्ति अलग हुई, बिग बैंग हुआ, फिर धीरे 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 3 देवियां आई, 3 अवतरण आए जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसी सृष्टि की शुरुआत हुई। तो जब पानी में, समुद्र में जीवन शुरू हुआ, जिनको एसरवेट ड्रॉप के साथ फिर छोटे एनिमल्स बने, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते अलग अलग स्पीसीज में से निकलते हुए बिलियंस ऑफ ईयर्स में ह्यूमन बीइंग तैयार हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग तैयार हुआ, इसका मतलब जब अलग अलग स्पीसीज में से वो आ रहे हैं तो वो पुरानी स्पीसीज जो होती है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। उसका जो सटल फॉर्म है वो विराट, जिसको विराट कहते हैं धार्मिक पुस्तकों में, जिसको अकबर कहा जाता है, विराट मीन द बिग वन, मैक्रोसोम। तो उसकी जो बॉडी है, जो रचना है, तो ये सारा कुछ जो विकास के दायरे से छूट गया है, ये उनके कलेक्टिव सब कॉन्शियस में जो हमारी लेफ्ट चैनल है, जिसको शास्त्रों में ईडा नाड़ी कहा जाता है, तो ऐसी विराट की भी ईडा नाड़ी होती है, क्योंकि हमको बताया जाता है, अब बताया जिसने बताया तो वो तो उसकी उतनी कैपेसिटी हम ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है, तो जिसने बताया उनके पास तो है, तो वो कैपेसिटी हम हासिल कर सकते हैं सहयोग के माध्यम से, वो एक अलग इशू है। तो जो विराट की ह्यूमन बॉडी है, उसका जो ईडा नाड़ी है, ये सारा एवोल्यूशन में जो पीछे छूट गया है, ये सब वहाँ स्टोर होता है। और स्टोर होने के साथ साथ ही जो जब मैक्रोसोम से माइक्रोसोम यानी ह्यूमन बीइंग्स बने हैं, कहा जाता है ना, इंसान को परमात्मा ने अपने ही स्वरूप में बनाया है, मतलब जो उनके अपने बॉडी जो भी बनाई है विराट की, सेम बॉडी ह्यूमन बीइंग्स की होती है, पर ये माइक्रो होती है, वो मैक्रो है। तो उस विराट की बॉडी में है, तो हमारी भी लेफ्ट साइड जो है ईडा नाड़ी है, उसका जो अपर एंड है, जिसको हम कलेक्टिव सब कॉन्शियस कहते हैं, वहाँ ये स्टोर है। तो उस स्टोर से, ये तो हुई हमारी बैक पास्ट वाला काम। तो अब वायरस यानी जो होते हैं ये ओरिजिनल है, जब तक पूरी तरह से ये एक जीव ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं बन पाए थे, क्योंकि इनके पास एक आरएनए होता है, ऊपर प्रोटीन लेयर होती है, अपने अकेले में जिंदा नहीं रह सकते, इनके लिए कोई लिविंग बॉडी चाहिए, तो ये छूट गए थे। तो अब उस कलेक्टिव सबकॉन्शियस से ये हमारी बॉडी में कैसे घुस जाते हैं, ये तो खाने की बात है, भी खाया पिया हो गया। और दूसरा, देखने में ट्रेंड आता है कि हर इंसान को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता है, तो कहा जा रहा है कि भाई जो लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है जिनकी, तो उन लोगों को ज़्यादा असर करता है और उन्हीं के लिए फैटल भी होता है। तो ऐसा क्यों है? तो जो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं उनको आसानी से वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो जो स्ट्रॉन्ग विल्ड है उसका मतलब है कि जो हमारा दूसरा चैनल है, पिंगला नाड़ी, जिसको राइट चैनल है, वो सन चैनल है, जहाँ हमारी सृष्टि का कंप्लीट फ्यूचर है, हमारा अपना इंडिविजुअल फ्यूचर, इस ह्यूमन बीइंग्स का फ्यूचर, प्लस संपूर्ण सृष्टि का फ्यूचर, जो पिंगला नाड़ी की जो हमारी राइट साइड है, इसके अपर एंड में कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में जब जमा है, जो जिसे कहा जाता है भविष्य लोक, तो वहाँ जमा है, तो वो सन चैनल है, हॉट है, विकास का प्रतीक है। तो जब विकास होगा तो पास्ट पीछे छूटेगा आपका, वो डिस्ट्रॉय होगा। तो अब लेकिन डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये नहीं है कि सृष्टि से खत्म हो गया, ये विजिबल सृष्टि से, एक्टिव सृष्टि से खत्म हो गया, पर इस सृष्टि में जो कुछ आज तक बना है वो सब कुछ स्टोर है। तो वो हमारे लेफ्ट साइड के सब कॉन्शियस, कलेक्टिव सब कॉन्शियस में स्टोर है। तो जब हम वीक हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो एक सक्शन क्रिएट होता है हमारे इंडिविजुअल अपने
सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम ईडा नाड़ी का अपर एंड कहते हैं। तो वहाँ से फिर ये वायरल हमारी बॉडी में घुसते हैं। तो जब एक संपूर्ण सृष्टि में ये सब होगा तब वायरस का अटैक होता है। तो ये वायरस जो होते हैं ये वो जीव हैं जो सृष्टि के विकास में से आउट हो चुके हैं और अब समय समय पर ये अटैक करते हैं। ये रियल कॉज है। तो जो दिख रहा है हमारे को, जो ह्यूमन लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन नॉलेज है वो बड़ी सीमित है, बहुत ही ज़्यादा सीमित है, बहुत इतनी सीमित है कि हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितनी सीमित है, इतनी सीमित है, जबकि हम अपनी नॉलेज को ही असीमित समझ के चलते हैं। जबकि सृष्टि की नॉलेज के हिसाब से तो ये किसी भी परसेंट में काउंट नहीं होती, इतनी कम नॉलेज है। क्योंकि न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने भी कहा कि मैं समुद्र के किनारे, मेरी जो नॉलेज है वो ऐसी है कि मैं समुद्र के किनारे पड़े हुए रेत के कणों को जो गिन रहा हूँ तो उसमें कुछ कण मैं गिन पाया हूँ। कितने कण रेत के किनारे होंगे, यानी वो इतनी बड़ी नॉलेज को कंपेयर किया है कि मैं अभी 4, 5, 10, 20 हजार 2000 रेत के कण गिन पाया हूँ। तो यानी इतनी नॉलेज न्यूटन ने अपने को कहा। तो उसके मुकाबले में हम लोगों की कितनी नॉलेज कम है तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हम उस नॉलेज को ही बहुत बड़ा मान के चल रहे हैं और सारा हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी पे चल रहा है। तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि सब लोग उस स्पिरिचुअल ज्ञान को नहीं पा सकते। तो मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, आपका मतलब सभी को, साइंटिस्ट को भी, कि इसको अगर हम आध्यात्मिक रूप से लेंगे, यानी जो ईडा नाड़ी है जहाँ से अपर एंड से ये वायरस हमारे ह्यूमन साइकी में घुसा है, और राइट जो पिंगला चैनल है, इनमें बैलेंस ले आएंगे। वो अध्यात्म से आता है, वो हमारी बॉडी में जो पावर है कुंडलनी, उसके जागृत होने से आता है। जब वो मिडल चैनल से जागृत होगी और तालु को छेद के बाहर आएगी तो दोनों चैनल में एक बैलेंस आएगा। तो बैलेंस आने से फिर ये पास्ट वाला हम मिडल में आ जाते हैं। मिडल का मतलब है प्रेजेंट में आ जाते हैं। ना हमारे को एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, ईडा नाड़ी पे होते हैं, ना ही एक्सट्रीम राइट होते हैं, पिंगला नाड़ी पे होते हैं। और मिडल में आने से दोनों में संतुलन होता है। इसलिए कभी भी ये जो पास्ट में छूट गया है एवोल्यूशन में, जिसको वायरस कह रहे हैं, वो फिर पूरी ह्यूमन रेस पे अटैक नहीं कर पाएगा, वो बड़ी आसानी से इलाज हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक था जो लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग विल है उनको ये होगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि समाज में जो आज भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण ने भी इस वायरस को फैलने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ये ह्यूमन कंटेंजियस तो है, वो तो टच वच करने से हो ही रहा है, लेकिन हो किसको रहा है? तो उन्हीं को हो रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेक्शन लेना छोड़ देना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं, इसको दूसरे ढंग से ना लें। इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्शन लें पर निडरता पूर्वक रहें। कि मान लो अब आग को हैंडल करना है, तो ऐसे तो नहीं ना आप आग में कूद के उसको हैंडल करोगे। आप उसके जो भी प्रोटेक्शन है वो लोगे, पर आग से डरोगे नहीं। अगर डर डर के रहोगे तो प्रोटेक्शन भी आप का जो तरीका है वो भी आप यूज नहीं कर पाओगे। तो प्रोटेक्शन लें पर डरे नहीं, इसकी जानकारी रखें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे अंदर आ रहा है। तो निडर रहें। अब आपने एक चीज देखी होगी कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को नरिश करती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो इन्फेक्शन उसको दे रही है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो माएँ होती हैं, जो उसको नर्स उसका सेवा कर रही होती है, उसको प्यार कर रही होती है, उनका कांटेक्ट उस बच्चे से बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी माँ बीमार नहीं होती है। लेकिन उसके सेवा, बच्चे की देखभाल करने वाले दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो लव है, ये आपकी संपूर्ण सुरक्षा देता है, इसमें डर नहीं होता। तो ये संपूर्ण सुरक्षा, तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप समाज से प्यार करें, पॉजिटिव फीलिंग्स को रखें। आपको कोरोना नाम की कोई चीज़ कभी भी हो नहीं पाएगी। थोड़ी सी सावधानी रखें, जो भी बताई गई हैं गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये फियर वाला फैक्टर आपको हटाना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए लव क्रिएट करना पड़ेगा अपने मन में, तो फिर ये ठीक
हो जाएगा। मतलब फिर आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सारी इकोनॉमी सब कुछ सारा हमारा आजकल पूरा ढांचा ही बिल्कुल चरमरा सा गया है हर फील्ड का, इस डर के कारण। ये पैनिक ही तो है जो सब इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ लॉकडाउन करा, वहाँ किया। तो सरकार के अपने तरीके हैं, ठीक है, वो करती हैं, पर बेस में जो है वो हमें समझना जरूरी है। और मेडिसिन, अब दूसरा चैप्टर आ रहा है हम होम्योपैथिक डॉक्टर का रोल। मैं क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मेरा कंसर्न थोड़ा ज़्यादा होता है इनसे, और मैं इनको देखता रहता हूँ कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं। अब बेसिक में क्या है कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स बेस्ड साइंस है। इसका अपना एक प्रिंसिपल है कि हम जब दवाई देते हैं तो सिमिलिया सिमिलीबस प्यूरेंटर यानी वो दवाई देते हैं। अब आती है प्रिवेंटिव की बात। अब लोग प्रिवेंटिव कैसे दे सकते हैं? मान लो एक जिसको जीनस एपिडेमिक के हम कह रहे हैं कि एक सोसाइटी है, उसमें किसी किस्म के सिम्टम आए हैं तो उसको खिला दो तो नहीं होगा। पर जब आप इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी जीनस एपिडेमिक केस निकाला आपने, जैसे पहले आर्सेनिक निकाल लिया, फिर किसी ने कैम्फर निकाल लिया, फिर किसी ने सीपिया भी निकाल लिया इसका। लेकिन जब हम क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं, मैंने भी कुछ पेशेंट देखे हैं टेलीफोनिकली, पर उनमें ये सब होता नहीं है ना। कैम्फर के सिम्टम आए, ठीक है, वो एडवांस केस में जब आईसीयू में जाने लायक पेशेंट हो जाता है जब तो आ जाते हैं, तो वहाँ तो फिर कोई भी दवाई के सिम्टम आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कैम्फर के ही आएंगे। तो हर दवाई से जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन होगी उस वक्त, जैसे हम नॉर्मल और दूसरी बीमारियों का इलाज करते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमको कोविड-19 का भी एक सामान्य बीमारी की तरह ही इलाज करना होता है। और ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। अचीवमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे लोग, मैंने 5 मरीज सही करे, मैंने 10 मरीज सही करे, जैसे एक उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है। ये एक बड़ी सामान्य सी बात है, जैसे होम्योपैथ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। जैसे आप जुकाम खांसी ठीक करते हो, फीवर ठीक करते हो, आप कैंसर ठीक करते हो, और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां होम्योपैथी से ठीक करते हो, तो उसी तरह ये एक मामूली सा इन्फेक्शन है जिसको आप ठीक कर रहे हो। तो ये कोई बहुत मिरेकल और बहुत अचीवमेंट का कोई झंडे गाड़ने वाला विषय नहीं है। ये तो कर लिया, ठीक है, क्लिनिक में बैठ के आप आराम से करो, बहुत आसानी से कर सकते हो उसको। तो पर वो तभी होगा जब आप उस पेशेंट की, जो भी आपको कोविड पॉजिटिव है, जिसको भी सिम्टम है, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर आ गए हैं, उस वक्त जो इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो कुछ भी हो सकती है। जो कोई भी तरीका आपका दवाई के सिलेक्शन का हो सकता है, या वहाँ ये टॉपिक नहीं है। तो जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो उसको ठीक कर लेगी, आसानी से ठीक कर लेगी, जैसे और बीमारियों को ठीक करती है। तो वो भी कोई बहुत अचीवमेंट का नहीं है। लेकिन वो एक, क्योंकि समाज में ये है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, बड़ी पैनिक फैली हुई है, तो जब इस समाज में हम इस अपने अचीवमेंट को लेके आएंगे, सच्चाई को लेके आएंगे, अचीवमेंट तो मैं नहीं कह सकता कि अचीवमेंट तो है ही कुछ नहीं, तो मामूली सी बीमारी है जिसको आपने दवाई दी वो ठीक हो गया। तो पर समाज को तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि चलो कोविड-19 ठीक हुआ, पर ये बहुत मामूली सी बात है। तो जब आप इसको समाज को बताएंगे कि ये होम्योपैथी से हो सकता है, देखो ये हमने ठीक किए हैं, तो फिर समाज भी आपको, आपकी तरफ आएगा, आपकी मदद लेगा। लेकिन वो रिकॉर्डेड होना जरूरी है कि पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव है। सिर्फ हमारे कहने से कि भाई ये सिम्टम थे और हमने कर दिया और ठीक हो गया, तो उससे फिर बात बनती नहीं है। तो जरूरी को उसके हिसाब से होना चाहिए कि हमने इसको डॉक्यूमेंटेड, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से रिपोर्ट है या प्राइवेट लैब से रिपोर्ट है, ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव है, तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। तो लेकिन ये जो जीनस एपिडेमिक्स के नाम पे दवाइयाँ बांटना सोसाइटी में, क्लेम करना कि ये प्रिवेंटिव है, ये ठीक नहीं है। ये आखिर में तो होम्योपैथी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इससे प्रिवेंशन होगा नहीं। अब जब मैं कहता हूँ होगा नहीं, तो फिर लोग मेरे पे भी कमेंट करेंगे बहुत सारे कि देखो जी हैनुमान साहब ने जीनस एपिडेमिक्स की बात करी है, हमने डाटा दिखाते हैं लोग फेसबुक पे, बड़े लंबे लंबे डाटा है,
कि उस समय ये प्लेग आया, उस समय ये बीमारी आई, तो हमारी होम्योपैथी में इतने लोग बचे, एलोपैथी से इतने लोग मरे, वो इतने लोगों को नहीं बचा पाई। ऐसे डाटा देके प्रूफ करते हैं कि जीनस एपिडेमिकस एक करेक्ट डिसीजन होता है, पर ये होता नहीं है। क्योंकि जब हेनेमान साहब थे, उनकी समय की होम्योपैथी और उनके समय की एलोपैथी में बड़ा अंतर था। उस समय ये एलोपैथी की जो एडवांसमेंट थी उतनी नहीं थी। आज एलोपैथी के पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारा एडवांसमेंट है, तो वो लोग इसको आसानी से कर पा रहे हैं। अब उस स्टेज को जो 200 साल पहले थी एलोपैथी की, और उसको आज की स्टेज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये नहीं कह सकते कि उस समय एलोपैथी वालों में इतने लोग कम सही हुए थे और होम्योपैथी से ज़्यादा सही हुए थे, तो क्योंकि अवेलेबिलिटी का सवाल था। होम्योपैथी उस समय जो साइंस थी लगभग वैसी ही आज भी है, क्योंकि इसमें जो रिसर्च वर्क है वो किस्म से नहीं हो सकता, एक प्रूविंग है। उसको डॉक्टर ने समझा कि ये प्रूविंग है हमारी, ये इंडिकेशन है इस मेडिसिन को देने के, तो वो 300, 200, 300 साल में हमारी समझ बढ़ी है उस दवाई के लिए कि कैसे सेलेक्ट की जाए दवाई। तो इसलिए हमारा भी परसेंटेज ऑफ क्योर बढ़ा है। तो उस समय जीनस एपिडेमिकस के उन डेटाज को देके सिद्ध करना कि जीनस एपिडेमिकस सही होती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके सहारे हमको चलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें यही समाज को समझाना चाहिए कि हम इसको जैसे और बीमारियों को आसानी से ठीक करते हैं, ये बीमारी भी बड़ी आसानी से हम ठीक कर लेंगे। हमें कोई भी समस्या इससे नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि लीगली उतना अभी गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी हुई, इसलिए हम इससे बच रहे हैं। तो वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने क्लिनिक में बैठेंगे, जैसे आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव भी आएंगे तो बड़ी आसानी से उनको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। पर हमको क्योंकि गवर्नमेंट के दायरे में रह के काम करना होता है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो लॉज के हिसाब से चलता हूँ। तो ये कोविड-19 की बात हुई है। तो मेरे को लगता है कि लगभग मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। पर जीनस एपिडेमिकस तो आपको डेफिनेटली होम्योपैथी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि लोग कभी आर्सेनिक 30 खरीद के खा रहे हैं, कभी कैम्फर खा रहे हैं। तो ऐसे है नहीं, ना तो कैम्फर के सिम्टम है ना आर्सेनिक के। जब आपके पेशवार से क्लिनिक में मरीज आता है, कोविड पॉजिटिव ही आता है, तो क्या आप कह सकते हो कि उसमें आर्सेनिक के ही सिम्टम होंगे? सिम्टम नहीं होंगे तो होम्योपैथिक मैच कैसे करेगी? फिर होम्योपैथी कैसे रही है? ये तो कह सकते हो पोटेंटाइज मेडिसिन है, पर होम्योपैथी नहीं है वो। आपने उसको पोटेंटाइज मेडिसिन दी है, पर होम्योपैथी नहीं दी है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल के हिसाब से जो दवाई दी जाती है वो होम्योपैथिक दवाई होती है। ये पोटेंटाइज मेडिसिन को होम्योपैथिक दवाई नहीं कहा जाता। ये जहाँ पोटेंटाइज मेडिसिन्स दे बिकम होम्योपैथिक when they are prescribed on the basis, on the principle of homeopathy, then it becomes homeopathy। तो वो तो फिर आपने दी नहीं है, प्रिंसिपल के हिसाब से सेलेक्ट करके तो दी नहीं। आपने तो एक मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है, जिसमें आर्सेनिक भी हो सकता है, एकोनाइट भी हो सकती है, हाइसेमस, स्ट्रामोनियम, A to Z कोई भी मेडिसिन का इंडिकेशन हो सकता है। तो उस हिसाब से इसको करना है। तो मुझे समझता है कि कोविड-19 का टॉपिक तो मैं काफ़ी हद तक मैंने कवर ये कर लिया है। अब मेरे पास जो कुछ केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस गवर्नमेंट से, वो अपने घर पर तो आइसोलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उसके हिसाब से। तो लोग फ़ोन करते हैं, तो उनको हम फ़ोन पे ही दवाई बता रहे हैं, तो दवाई लेके वो नेगेटिव हो भी गए। तो उनमें तो कोई आर्सेनिक दी नहीं मैंने, किसी को हाइसेमस दिया है, तो किसी को स्ट्रामोनियम दिया है, तो किसी को ब्रायोनिया दिया है, तो किसी को काली कार्ब दिया है, किसी को सैंगुनेरिया दिया है। तो ये तो इंडिकेशन के हिसाब से और सबको फ़ोन पे ही दिया है, क्योंकि मैं तो घर भी उनको नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि क्वारंटाइन है, वो आइसोलेटेड है गवर्नमेंट के लाज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से तो चलना ही है। तो वो गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि आप जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करो, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो इसलिए फ़ोन पर ही बात होनी होती है।
तो एक भी मरीज में न मैंने आर्सेनिक दी है, ना कैम्फर दी है, और ना ही सीपिया दी है। तो ये फिर जीनस एपिडेमिकस कैसे बन गई? तो सिर्फ अपने आप को बूस्ट करना कि होम्योपैथी सुपर है, इसलिए ये देना चाहिए जब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट की बात अगर है, जैसे बताया गया भाई पूना में ये इतने लोगों को दी गई आर्सेनिक और उनको किसी को भी कोविड हुआ नहीं, पर देश की आबादी तो 130 करोड़ लोग हैं, कोविड तो कुछ ही लाख लोगों को हुआ है, तो बाकियों ने तो आर्सेनिक नहीं खाई थी जिनको नहीं हुआ। तो ये गारंटी नहीं है कि उनको नहीं हुआ तो इस आर्सेनिक देने की वजह से नहीं हुआ, ये सवाल नहीं है। उनको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और भी बहुत लोगों को नहीं हुआ जिन्होंने आर्सेनिक या ये तीनों दवाइयाँ नहीं खाई है, उसकी वजह से नहीं बचे हुए हैं वो, वहाँ सावधानी वगैरह होगी और कॉजेज हैं जिससे वो बचे हुए हैं। और जब होगा तो फिर होगा ही, अगर वो नेग्लिजेंस बरतेंगे तो उनको भी हो जाएगा, चाहे आर्सेनिक कितनी भी खा रखी है उन्होंने, बचने वाले नहीं है। तो नेग्लिजेंस तो नहीं करना, सावधानी रखनी है। तो इसलिए होम्योपैथ को बहुत संभल कर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक जो रिजल्ट होता है कि हमने दवाई दी और ये क्योर हुआ, केवल वही इम्प्रेस करता है सोसाइटी को, और वही उसी के बेसिस पे आपके पास दूसरे पेशेंट आते हैं देख कर के ये ठीक कर दिया तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। नॉर्मल तरीका डॉक्टर्स का यही है, आपका कोई बोर्ड देख के आपके क्लिनिक पे इलाज कराने नहीं आता है। तो इसलिए हम होम्योपैथ को ज़रूरत है कि सिंसियरली हम रिजल्ट दें, जिससे समाज हमको एक्नॉलेज करे। ये कोई फ़ायदा नहीं है अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना। जब आप गवर्नमेंट देखेगी भाई यहाँ तो बड़े अच्छे ढंग से क्योर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी। अब उनको मालूम है एलोपैथी में ही मैनेजमेंट होता है तो एलोपैथी को सपोर्ट कर ही रहे हैं वो। ऐसी हमें लगे, हमारे को लगे, हमारे जो है वो सिद्ध हो जाएगा कि ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगी। तो कोई ऐसा भेदभाव का बात मैं तो कहीं देखता नहीं हूँ। तो कोई अगर आपका कोई इस जो भी देखा है तो कमेंट है तो मैं अभी इसको जवाब कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आपका नहीं है कमेंट, आपको लगता है ठीक ठाक हो रहा है, ज़्यादातर सवालों के जवाब कोविड के हिसाब से मिल गए हैं, तो फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप थोड़ा सा देख लें, कोई कमेंट अगर करना है, कोई सवाल पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि कोई सवाल पूछें आप, या क्वेश्चन करें, या डाउट में जो मैं बताया है उसमें आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो वैसे ज़रूरत अब मेरे को जो लगती है, ह्यूमन बीइंग को मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए, जो कि मेडिकल साइंस का तरीका है। ये एक टोटल ऑर्गेनिज्म है, टोटलिटी में देखना होगा कि ये ह्यूमन बीइंग बने कैसे हैं, जिंदा कैसे हैं, और इनकी इनर फंक्शनिंग कैसी है। तो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वगैरह जो सारे हैं उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जो आध्यात्मिक है, जिसको हम अध्यात्म को एक साइड लाइन कर देते हैं कि भाई ये तो आध्यात्मिक है और ये मेडिकल है, तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों को मिलाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तब ह्यूमन बीइंग्स की जो समस्याएं हैं, मेडिकल समस्याएं, हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल और मेंटल हेल्थ रिलेटेड के साथ साथ और जो ह्यूमन की क्रिएटेड समस्याएं हैं तो वो फिर ठीक हो जाएंगी। दोनों का मिलाना जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिकल साइंस। उसके बिना तो फिर ये खुशहाली आने वाली है नहीं। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, हर सेमिनार में बोलता हूँ, यहाँ भी मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई सहयोग का प्रचार कर रहा हूँ, पर उसके बिना होगा नहीं। ये मैं आपको समझाने की, आपका मतलब समाज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर
द्वारा अभी ये एक्सपेरिमेंटल मेरा पहला फेसबुक लाइव है। अभी मैं देखता हूँ कि लोग कैसे इसको देखते हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ नए नए टॉपिक्स पे जो भी होंगे, आपके अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, ये मैं सुनना चाहता हूँ, ये वॉच करना चाहता हूँ। तो फिर आप उस पर कमेंट करके अपने सवालों को, अपने क्वेश्चंस को और अपने जो प्रॉब्लम है जिनके ऊपर आप मेरे व्यूज सुनना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा समय समय पे आके उनके जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं वो तो आसानी से कर ही सकता हूं छोटे छोटे वीडियोस के रूप में। रेगुलर अगर आप होम्योपैथिक सीखना चाहते हैं, जिसको सही होम्योपैथी की जाती है, जो मैं तो सही कहता हूँ सीखो, जो मैं करता हूँ, दूसरे भी कहते हैं अपने वाले को कि वो सही करते हैं, तो आप मेरा YouTube चैनल है, आप उसको देखें, होम्योपैथी एनलाइटन बाय डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। तो उसमें बहुत सारे YouTube के वीडियो हैं होम्योपैथिक पे। तो मैं आगे हर हफ्ते एक वीडियो लगभग डालता हूँ, कभी कभी 2 भी डालता हूँ, और उसमें इंग्लिश के वीडियोस भी हैं अब और हिंदी के भी हैं। तो बहुत सारी होम्योपैथी की नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी और आगे अब